गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत। अभी हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। देखिए, समावेशी शिक्षा जो बीएड सेकेंड ईयर का है, समावेशी शिक्षा क्या होता है। देखिए, इसको हम दो भाग में तोड़ देते हैं। एक समान, देखिए एक समान हो गया, एक विशिष्ट हो गया। यानी समावेशी शिक्षा में प्रधानाध्यापक की भूमिका। आगे सबसे पहले समावेशी शिक्षा होता क्या है, तो देखिए इसमें समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों बालक को एक साथ पढ़ाया जाता है, एक कक्षा में, एक छत के नीचे। उसको हम वैसा शिक्षा को क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। तब समान बालक जो जनरल होते हैं, विशिष्ट बालक जैसे दिव्यांग है, जिसको आँख से दिखने में परेशानी है, कान से जो नहीं सुन सकता है, पैर से विकलांग दिव्यांग है, नहीं जो नहीं चल सकता, चाहे बहुत ज़्यादा तेज बच्चा है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा है, उसको सोचने की कैपेसिटी कम है या ज़्यादा है, ये सब विशिष्ट बालक में आते हैं। तो समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों बालक को एक साथ एक कक्षा के नीचे पढ़ा शिक्षा देना समावेशी शिक्षा होता है। इसमें प्रधानाध्यापक का क्या भूमिका होता है, यानी क्या कार्य होता है। प्रधानाध्यापक के मेनली 3 कार्य होता है, 3 काम होता है। पहला होता है प्रशासन संबंधी कार्य, पहला प्रशासन संबंधी कार्य, दूसरा शिक्षण संबंधी कार्य और तीसरा है जनसंपर्क संबंधी कार्य। देखिए, प्रशासन संबंधी कार्य क्या होता है, इसमें प्रत्येक काम के लिए योजना बनाना। ये योजना कैसा बनाएगा, जैसे प्रशासन संबंधी कार्य में देखिए योजना संबंधी कार्य क्या होता है, जैसे सत्र प्रारंभ होने से पहले। आगे योजना संबंधी कार्य क्या होता है, अलग अलग स्कूल में जैसे एडमिशन लेना है, कब रिजल्ट निकालना है, कब एग्ज़ाम लेना है, कब टीचर को किस स्तर पर किस क्लास में अलग अलग रूटीन के अनुसार जो रखते हैं, यह सब एक योजना बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। इसी के आधार पर हम उस योजना संबंधी कार्य को भी हम 3-4 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे सत्र प्रारंभ होने से पहले, सत्र प्रारंभ होने से पहले क्या क्या करना होता है, तो सत्र प्रारंभ होने से पहले जैसे बच्चे के एडमिशन होगा, जब बालक के एडमिशन होगा तो कब से कब तक उसका एडमिशन फॉर्म भरने का डेट रहेगा, कब उसका एडमिशन करना है, किस स्तर पर उसके नंबर बेसिस पर एडमिशन लेना है या कि इंट्रांस टेस्ट लेकर एडमिशन लेना है, यह सब प्रक्रिया, ये सब योजना बनाना होता है। किस अध्यापक को, किस कर्मचारी को यह विभाग दिया जाए कि आप नामांकन करने का काम देखेंगे, यह सब सत्र प्रारंभ होने से पहले एक प्लान बनाकर किया जाता है, योजना बनाकर। दूसरा है सत्र के प्रथम दिन। सत्र के प्रथम दिन होता है कि सत्र के प्रथम दिन में जैसे प्रार्थना सभा में बच्चा को कुछ निर्देश दिया जाता है, अनुशासन के बारे में बताया जाता है। जैसे रूटीन किस कौन सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाएंगे, यह सब योजना सत्र प्रारंभ होने से पहले तैयार हो जाता है। और सत्र के प्रथम दिन प्रेयर में यानी प्रार्थना के समय अलग अलग कुछ नियम कानून बता दिया जाता है कि इसको अवहेलना करने पर आपको सजा भी दिया जा सकता है, अनुशासन के बारे में। उसके बाद किस क्लास में किस कक्षा के बालक को जाना है, बैठना है, उसको बता दिया जाता है। ये सब कुछ दिशा निर्देश सत्र के दौरान। देखिए, सत्र के दौरान क्या बताया जाता है, जैसे कई योजना बनानी, जैसे अनुदेशात्मक सामग्री के बारे में, मूल्यांकन संबंधी कार्य, जैसे अलग अलग एग्जाम होता है एक सत्र में, एक सेशन में, कहीं कहीं मंथली भी टेस्ट एग्जाम होता है, तो कहीं वार्षिक होता है यानी कि सत्रिक होता है 1 साल का, कहीं कहीं अर्धवार्षिक होता है, कहीं कहीं टर्मिनल 3-3 मंथ पर होता है। इस प्रकार एग्जाम होता है, तो इसको हम उस बीच में यानी सत्र के दौरान उसमें जैसे एग्ज़ाम हुआ तो उसका मूल्यांकन करना है, किस डेट को एग्ज़ाम लेना है, उसका क्या प्रोसेस है, ये सब तैयार किया जाता है एक प्लान के तहत। दूसरा है सत्र के दौरान हो गया सत्र के समापन के दिन। जैसे एक सेशन पूरा कंप्लीट होता है, सत्र के समापन के दिन प्रिंसिपल का यह कर्तव्य होता है, प्रधानाध्यापक कि इस सेशन में क्या क्या शुल्क लेना था, वह शुल्क जमा हुआ कि नहीं, इसमें क्या कमी रह गया, उसके बाद इसमें क्या क्या एग्ज़ाम हुआ,
एग्ज़ाम हुआ था सही समय पर, उसका मूल्यांकन होने के बाद रिजल्ट तैयार किया गया कि बाकी है, इस सब को ध्यान देते हुए उसको कंप्लीट करने के बाद अगला सेशन के लिए भी इसको योजना बनाना होता है। प्रधानाध्यापक को कब? सत्र के समापन के दिन ही बना लिया जाना होता है। उसके बाद दूसरा आता है पर आप पहला प्रशासन संबंधी कार्य देखिए, उसके व्यवस्था संबंधी कार्य। इसमें पहला है पाठ्यक्रम संबंधी शिक्षण कार्य की व्यवस्था। अब व्यवस्था करना होता है कि पाठ्यक्रम में यानी पढ़ाई लिखाई में क्या क्या, जैसे में देखिएगा कि व्यवस्था करना होता है। शैक्षिक उद्देश्य के प्राप्त हो सकते, शैक्षिक उद्देश्य यानी शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है उसके बारे में उसका एक नियम निर्धारण किया जाता है कि किस यूनिट को देखते हुएगा कि एक यूनिट तैयार कर लिया जाता है इसमें कि इस टर्म तक इतना चैप्टर को पढ़ लिया जाना है, फिर अगले में यानी एक सिलेबस के रूप में इसको तैयार करके हम आगे बढ़ते हैं। उसके पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया की व्यवस्था, जैसे पाठ्यक्रम जो हम लोग पढ़ते हैं उसके साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे खेल कूद, गाना, प्रदर्शन, भाषण, ये सब एक प्रतियोगिता के तहत एक साथ जोड़कर हम पढ़ते हैं। किसमें? तो इसमें पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया में। उसके बाद शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था। अब जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको एक साथ लेकर चल जाया जाता है, लेकिन जब बच्चा जब सियाना हो जाता है तो उसको शारीरिक कक्षा यानी फिजिकल टीचर को भी रखना होता है और फिजिकल टीचिंग का भी व्यवस्था करना होता है। जैसे शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना होगा, उसके शारीरिक शिक्षा में जैसे एक पीरियड बना दिया जाए कि बच्चा को किस सब्जेक्ट में रुचि है। जैसे मान लिया जाए खेल कूद में है तो किसी को क्रिकेट खेलने में रुचि होगा, तो किसी को कबड्डी खेलने में, किसी को हॉकी खेलने में, तो किसी को जैसे लूडो, कैरम बोर्ड, ये सब, किसी को गाना गाने में इंटरेस्ट होता है, तो इसको हम इसी में रखते हैं। कार्यालय संबंधी कार्य की व्यवस्था, जैसे कार्यालय में जैसे एडमिशन लेना है, किस कर्मचारी किस अध्यापक को ड्यूटी मिला है कि अपना वह ड्यूटी निभा रहे हैं कि न, कार्यालय देख रहे हैं, एडमिशन करना है, जैसे CLC SLC सब देना होता है। उसके बाद इस पीरियड में जैसे एग्ज़ाम फी लेना है, फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन करना, ये सब कार्यालय संबंधी कार्य की व्यवस्था में हो गया। अनुशासन संबंधी व्यवस्था, अब एक नियम होता है कि अनुशासन कहा जाता है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो अनुशासन किस लेयर तक, हाँ, जितना हमारे स्कूल में जितना अनुशासन दिया गया, बनाया गया, उसका लोग फुलफिल कर रहा है, पालन कर रहा है कि नहीं, इसको ध्यान देना होता है अनुशासन संबंधी व्यवस्था में। इसको व्यवस्था किया जाता है कि हमारे स्कूल में और सब जितना अनुशासन, उसमें क्या क्या चीज़ की कमी है उसको देखा जाता है और इसको सुधारा जाता है। अलग अलग समय में इसको देखते रहना होता है। इसके आगे होता है अनुशासन संबंधी, उसका पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। देखिए पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, पर्यवेक्षण किया जाता है कि अब जिस प्रधानाध्यापक की ये भी कर्तव्य है कि अलग अलग, जैसे मान लिया टीचर, अलग अलग अध्यापक अपने क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका भी जिम्मेवारी। बच्चा क्या कर रहा है, हम विद्यालय प्रांगण में क्या चीज़ का कमी है, इस सबको कुछ गायब तो नहीं हुआ, इस सब को देखना होता है पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। इसमें पहला है शैक्षिक कार्य का पर्यवेक्षण। शैक्षिक कार्य का पर्यवेक्षण जैसे मान लिया जाए कोई टीचर गए हैं किसी क्लास में पढ़ाने, तो उसमें शैक्षिक कार्य का पर्यवेक्षण देखेंगे तो उसमें क्या बच्चा होमवर्क पूरा किया हुआ है कि नहीं, जो टीचर पढ़ाने गए हैं जो सब्जेक्ट वो सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें किसमें कमी है, टीचर में कमी है कि बच्चा में कमी है, सब को देखा जाता है और उसको सुधारने का कोशिश किया जाता है। विद्यालय परिसर का पर्यवेक्षण, अब विद्यालय पूरा परिसर, पूरा कैंपस में देखा जाता है कि क्या क्या सुविधा दिया गया है और क्या क्या चीज़ की कमी है, उसको पूरा करने का जिम्मेवारी अगले ऑफिसर को देते हैं, जिसके माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। कार्यालय संबंधी कार्य के पर्यवेक्षण, अब मान लिया जो एडमिशन करना है बच्चा को, तो एडमिशन करने वाला जो कर्मचारी या अध्यापक को जिम्मेवारी दिया गया वो सही से कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम फी है, एग्ज़ाम फी, उसके बाद अब्सेंट कलेक्शन, क्या क्या जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है कार्यालय में, जैसे एडमिशन फॉर्म भर करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, इसका अलग अलग शुल्क जमा करना है, इस सब को देखना होता है। तो इसमें भी जाकर
प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल का जिम्मेवारी होता है कि पूरा विद्यालय के उसमें जो प्रत्येक क्षेत्र में देखना होता है, जिसमें कार्यालय संबंधी कार्य को भी उसको पर्यवेक्षण करना होता है। मूल्यांकन संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण, देखिए मूल्यांकन जब एग्जाम होता है तो एग्जाम होने के बाद इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन होता है, यानी एग्जाम होने के बाद सभी टीचर को जिम्मेवारी दे दिया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट को आप देखेंगे, इस सब्जेक्ट को आप देखेंगे, जिसके तहत कॉपी चेक करने में, अब कॉपी चेक करने में मूल्यांकन संबंधी कार्य में प्रधानाध्यापक का क्या काम है। तो देखिए उसमें क्या काम होता है कि मान लिया जाए जो टीचर नंबर दे रहे हैं वो सही तरीका से दे रहे हैं कि नहीं, एक पैटर्न के तहत जितना नंबर है उसमें ज़्यादा नंबर काट रहे हैं कि कम काट रहे हैं, कि सही दे रहे हैं कि किसी बच्चा को अधिक दे रहे हैं किसी को कम दे रहे हैं, ऐसा ना हो, इस सब बात को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद ये सब क्या था, प्रशासन संबंधी कार्य के सब पार्ट। और दूसरा है शिक्षण अधिगम संबंधी कार्य। देखिए शिक्षण अधिगम संबंधी कार्य क्या होता है, इसमें प्रधानाध्यापक एक प्रशासक ही नहीं अपितु एक शिक्षक भी होता है, एक टीचर भी होते हैं, उस शैक्षणिक कर्तव्य भी होते हैं कि मान लिया जाए उनका भी एक रूटीन में कुछ जो सब्जेक्ट के वह टीचर होते हैं, तो जहाँ टीचर की कमी होती है उसमें उनको भी रखा जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ाइएगा, या खुद वो रख लेते हैं अपना भी कि हम भी पढ़ाएंगे। तो उसमें अध्यापन संबंधी गतिविधि, अध्यापन संबंधी कार्य क्या होता है, देखिए अध्यापन संबंधी कार्य में जैसे प्रधानाध्यापक का एक संस्था का वह प्रशासक होते हैं, जहाँ उसे विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन, कैसे बच्चा को प्रमोशन करे, आगे बढ़ते रहे, यानी दिन प्रतिदिन उसका सुधार होते रहे। अतः एक प्रधानाध्यापक का एक प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि को विकसित एवं प्रोन्नत करे, आगे बढ़ाते रहे। इस प्रकार प्रधानाध्यापक का शैक्षिक विकास हेतु निम्न क्षेत्र में संबंधी कार्य होते हैं, जैसे अध्यापन संबंधी गतिविधि, पहला है अध्यापन संबंधी गतिविधि, दूसरा है पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया में संबंधी। पहला अध्यापन संबंधी गतिविधि क्या होता है, इसमें संबंधित प्राध्यापक के वे कार्य आते हैं जो अध्यापन एवं अधिगम के कार्य को विकसित करते हैं, यानी अध्यापन पढ़ाने को और अधिगम सीखने का दोनों काम विकसित हो। जैसे समय सारणी का क्रियान्वयन, प्रतिदिन अवकाश समय सारणी का निर्माण, अध्यापन हेतु संसाधनों का व्यवस्था, लंबे समय तक अवकाश पर जाने वाले शिक्षक के स्थान पर अन्य शिक्षक की व्यवस्था तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं शिक्षण करना, सभी विषय के शिक्षक की व्यवस्था करना इत्यादि। इसमें क्या होता है, अध्यापन संबंधी गतिविधियां में सीधा कहिए कि जैसे मान लिया जाए कि एक जो टीचर पढ़ाने गए हैं कक्षा में, वह एक पीरियड भर में क्या कर रहे हैं, उस पीरियड में कितना किस आधार पर वह मेंटेन करके पढ़ा रहे हैं, पूरा लेसन प्लान के तहत पढ़ा रहे हैं कि नहीं, कि मान लिया जाए जो पढ़ाने गए हैं इतना, जैसे मान लिया 45 मिनट का समय है, तो उसके बाद उसमें कितना टाइम में वह पढ़ा रहे हैं, कितना में बच्चा को चेक कर रहे हैं कि क्या पढ़ रहा है, क्या बच्चा सीखा, इस सब को देखना होता है। साथ साथ अब प्रिंसिपल का यह भी कर्तव्य होता है कि मान लिया जाए कौन टीचर कितना छुट्टी पर है, चाहे कौन बच्चा कितना छुट्टी पर है, उसके आधार पर उसको, जो टीचर मान लिया जाए 5 दिन 10 दिन के छुट्टी पर है, अगर लंबे समय के छुट्टी पर है तो उसके जगह पर दूसरा टीचर को उस क्लास में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया में होता है कि जैसे मान लिया जाए जो सिलेबस जो सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है तो हो ही रहा है, साथ साथ बच्चा के खेल कूद में इंटरेस्ट है, गाना में, कंप्यूटर साइंस में, अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसको भी एक साथ जोड़कर एक प्रतियोगिता के तहत उसको भी जोड़कर एक पीरियड उसको भी देकर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं संबंधित कार्य भी करा लिया जाता है उसी साथ। तीसरा होता है, देखिए प्रशासन संबंधी कार्य हो गया, शिक्षण संबंधी कार्य हो गया, तीसरा है जनसंपर्क संबंधी कार्य। देखिए जनसंपर्क संबंधी कार्य क्या होता है, प्रधानाध्यापक को संस्था का प्रधान होने के नाते कई व्यक्ति से संपर्क बनाए रखना पड़ता है। वो अगर लिखित व्यक्तियों के साथ संपर्क कार्य करता है, जैसे शिक्षक के साथ संपर्क करते हैं कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, या आप शिक्षक है तो पढ़ाने में कोई दिक्कत, किसी प्रकार का बच्चा का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, या आप बच्चा को किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं, यह सब शिक्षक के साथ संपर्क करने से पता चलेगा। छात्रों के साथ संपर्क करने में से क्या होता है कि कौन बच्चा सीख रहा है, कौन बच्चा कमज़ोर है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और इसको समय पर सुधारा भी जाता है। उसके बाद अधिकारियों से संपर्क किया जाता है, जैसे मान लिया अपने से जो प्रिंसिपल है उससे
अपने से ऊंचे अधिकारी जैसे BO ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, DO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर से बात किया जाता है कि हमारे विद्यालय में यह सब्जेक्ट के टीचर की कमी है, चाहे क्लर्क की कमी है, चाहे हमारे विद्यालय में खेल कूद की सामान की कमी है, चाहे हमारे स्कूल में कंप्यूटर इस सब लेबोरेटरी की कमी है। इसको सुधार पाया जाता है कि अधिकारियों से संपर्क करके इसको फुलफिल पूरा कराया जाता है। उसके बाद अभिभावकों से संपर्क करना भी होता है। अभिभावक से क्यों संपर्क करते हैं? कोई बच्चा उद्यम टाइप का है, अब उद्यम टाइप का है तो अगर गार्जियन, बच्चा के अभिभावक अगर टीचर से, प्रिंसिपल से मिलते रहेंगे तो इससे क्या होगा, प्रिंसिपल को अगर लगेगा ये बच्चे ज़्यादा उद्यम है तो उसको गार्जियन कंप्लेन करेंगे, गार्जियन भी गार्डिंग करेंगे, अभिभावक घर पर यहाँ भी प्रिंसिपल टीचर गार्डिंग करेंगे, जिससे उसका प्रोग्रेस होगा। उसके बाद समाज के साथ संपर्क। समाज के साथ संपर्क करने से होता है क्या कि जैसे मान लिया जाए एक समाज, धीरे धीरे एक विद्यालय भी एक समाज का ही एक अंग है। अगर विद्यालय में अगर समाज सही नहीं है तो वहाँ विद्यालय को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए समाज से संपर्क करने से होता है कि समाज का भी एक साथ जोड़ कर चलाने से समाज का भी विकसित होगा और समाज का ही बच्चे उसमें पढ़ते हैं, जिससे विद्यालय में भी बच्चा का प्रोग्रेस होगा, जिससे पूरा सभी का विकास होगा। इसमें क्या होता है कि समाज के साथ संपर्क करने से या अभिभावक से संपर्क करने से, जैसे मान लिया जो कोई दिव्यांग बालक है, उसको पढ़ने लोग बच्चा न चिढ़ाए, इसलिए उसको गाइडिंग किया जाता है कि कोई बच्चा इसको बहरा कन्हा या गूंगा नहीं ना बोल रहा है, इस सब पर भी ध्यान दिया जाता है। समाज के साथ भी संपर्क करते हैं प्रिंसिपल कि आप हमारे यहाँ भेजिए बच्चे को, हम अपने यहाँ किसी प्रकार के आपको डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे, बच्चा को किसी प्रकार से चिढ़ाएगा नहीं। सभी छात्रों के साथ भी संपर्क करते हैं, जिससे कहते हैं कि एक दूसरे को मदद करके आप बढ़िए आगे। उसको अगर मान लिया जाए एक साथ पढ़ रहे हैं, जिस बच्चा को जो सुनने में परेशानी है, उसको टीचर का एक कर्तव्य होगा कि वह लिखेंगे, बच्चा देखकर लिख सकता है। जिसको देखने में परेशानी है तो सुन के लिख सकता है। उसी प्रकार छात्रों का क्या होगा कि जो कमज़ोर बच्चा हल्का उसको मदद कर देगा, साथ साथ वो भी सब एक साथ क्लास में पढ़ेगा। उसके बाद समाज के साथ संपर्क करने से होता है कि बच्चा को धीरे धीरे क्या किया जाता है, समाज में अगर प्रिंसिपल समाज के साथ संपर्क करते हैं तो समाज में कि जो कुछ हैं शिक्षित लोग उनसे संपर्क करते हैं, साथ साथ सबको समझाते हैं कि आपके अगर बच्चा तेज भी है या कमज़ोर भी है, किसी प्रकार से अगर वह विशिष्ट है, चाहे दिव्यांग है, कान्हा है, यानी आँख से दिखता नहीं है या कान से सुनता नहीं, सभी को हम एक साथ जोड़ कर पढ़ाएंगे, यह हमारी जिम्मेवारी है और साथ में एक साथ हम पढ़ा सकते हैं। इसलिए आप भेजिए, आपको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। निर्देशन एवं परामर्श संबंधी कुछ बात को निर्देश भी दिया जाता है कि आपको इस पर गाइडिंग करना है। और परामर्श संबंधी कार्य समाज से, विद्यालय, शिक्षक से, सभी से परामर्श भी लिया जाता है कि आपका इसमें क्या राय विचार है। निर्देशन कुछ कानून जो सही से नहीं करते उस पर निर्देश भी दिया जाता है, इसको सख्ती से पालन कीजिए। उसके बाद निर्देशन एवं परामर्श संबंधी कार्य हो गया। इससे यह निष्कर्ष निकला इतना पढ़ने से कि इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रधानाध्यापक विद्यालय के एक नेता होता है, एक लीडर होता है, पूरा गाइडिंग करने वाला होता है, जो विद्यालय को सुचारू, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की जिम्मेदारी को निभाता है। यह किसका कर्तव्य होता है? प्रिंसिपल का कर्तव्य होता है कि विद्यालय कितना परफॉर्मेंस करे, वहाँ के बच्चा अधिक से अधिक रिजल्ट लावे, उस समाज में का बच्चा अधिक से अधिक पढ़े, चाहे समान बालक हो या विशिष्ट, सबका शिक्षा का अधिकार मिला है, सबको शिक्षा मिलेगा। इसके यही इस क्वेश्चन में प्रधानाध्यापक के विद्यालय में प्रधानाध्यापक का समावेशी शिक्षा में प्रधानाध्यापक का भूमिका हुआ। इसका हम लिखा हुआ प्रिंट टाइप के फोटो में हम डाल देते हैं।